माधव सिंह, वो इस गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार। आइए। उनके पूर्वज किसी जमाने पे यहाँ बहुत दौलतमंद लोग थे। जी, है उनके घर में अभी बूढ़ी भैंस है, बदन में ज्यादा गोश्त नहीं, दूध देती है। रानी माधव सिंह की आधी जायदाद जमींदारों के खर्च है और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 रुपए से ज्यादा है। ठाकुर साहब के बच्चे कितने हैं? कि 2 बेटे हैं। बड़े का नाम श्रीकंठ है। बड़ी मुश्किल से उसने ये पास किया, पर अब एक दफ्तर में नौकरी करता है। और दूसरा है लाल बिहारी, वो सुबह उठ के भैंस का 2 सेर दूध पीता है। मुझे खाने पीने का कोई खास शौक नहीं और फुर्सत के वक्त में मैं आयुर्वेदिक दवाइयों पर मालूमात इकट्ठा करता हूँ। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से मेरी खतो किताबत होती रहती है। मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे परिवार को एक साथ एक छत के नीचे रहना चाहिए। इसमें यकीन करता हूँ और इसकी वकालत भी करता हूँ। आजकल की बहुएं अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं करती, इसलिए गांव की औरतें मेरे खिलाफ हैं। बात शरीफजादियां तो मुझे अपना दुश्मन समझती हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी आनंदी भी मेरे खिलाफ है। इसलिए नहीं कि मैं इनके कुंबे के साथ रहना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि आए दिन की तकरार से अगर जिंदगी कड़वी हो जाए तो बेहतर अपनी खिचड़ी अलग पकाई। आनंदी किस खानदान की लड़की है? आनंदी ऊंचे खानदान की लड़की है। उसके पिताजी एक छोटे से गांव के बहुत बड़े जमींदार हैं। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी पोस्ट सिपाही, बटन, शिकारी कुत्ते, ये सब उनके घर में ही है। उनका नाम क्या है? तोप सिंह। और औलादे कितनी है? औलादे उनकी 7 थी और 7 लड़की, और उनकी शादी भी ठीक ठाक घरों में हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिन दिलचस्पियों की मैं बचपन से आती थी, इनका तो यहाँ वजूद ही नहीं। हाथी घोड़े तो बस एक ख्वाब थे जो रेशमी स्लीपर में साथ ले आई थी। उन्हें संदूक से निकालना भी नसीब ना हुआ था। मैं सुबह शाम अपनी बाग की सैर क्या करती थी, मगर यहाँ बाग क्या, घर में ठीक तरह से खिड़की भी ना थी। मगर मैंने खुद को वहाँ भी ढाल लिया था। ऐसी औरत का विवाह तो बड़ी मुश्किल से होता है। झगड़े तो होते ही होंगे। हाँ होते हैं। पर पहली बार झगड़ा उस वक्त हुआ जब उसके देवर ने 2 मुर्गियाँ ले आया। उसने कहा, भाभी गोश्त बना देना, मैं आ रहा हूँ जरा। जी भैया। लेकिन जब आनंदी खाना बनाने के लिए बैठी तो घर में सिर्फ पाव भर घी बचा था और उसने सारा घी गोश्त में डाल दिया। बड़े घर की बेटी जो थी, जब शाम को लाल बिहारी खाने के लिए लौटा तो सब्जी में घी ना था। उसने कहा, भाभी इस सब्जी में घी क्यों नहीं है? घी तो सब गोश्त में पड़ी है। अभी परसों ही तो लाया था, सब उल्टा दिया। हाथ पाव तो घी था, तो सारा मैंने गोश्त में डाल दिया। 8 पाव घी गोश्त में डाल दिया। लगता है तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हैं। हाथी मरा भी ना तो 1.25 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नहीं खा जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है। जी चाहते हैं आलू से तुम्हारी जान खींच लो। अगर आज वो यहाँ होते ना तो तुम्हारी इस बदतमीजी का तुम्हें मजा चखा देते। जिसके बल पर फूल रही हो ना, उससे भी देखूंगा और तुझे भी देखूंगा। आनंदी ने चप्पल सांसों से रोकी। सब तो बच गया, उंगली पर चोट आ गई। श्रीकंठ हर शनिवार को घर आते थे। ये वाकया जुम्मेरात का था। 2 दिनों से आनंदी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। शनिवार को जब श्रीकंठ घर आए तो
वैली माधव सिंह और लाल बहादुर सिंह ने उन्हें घेरा। भैया अपने घर में जरा समझा लीजिए, जबान संभाल कर बात करें वरना खून हो जाएगा। बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि वो मर्दों के मुंह लगे। वो बड़े घर की बेटी होगी तो हम भी कोई कुर्मी का हार थोड़ी है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मिजाज तो अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। ये तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? उसने तुमसे आग लगाई है ना, उसे पाप उसका मुंह झुलस दो। अरे इस तरह तेज क्यों होती हो? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासीगिरी भी करने की तमीज ना हो, मुझे चप्पल से मार कर यूं करता ना फिरता, गोटियां नचवा लेती उसकी। तुम पूछ रहे हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? अरे आखिर कुछ बात तो बताओ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो सुनो, उससे तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी आता उसे कुछ ज्यादा था, वो सब मैंने गोश्त में डाल दिया। जब शाम को खाना खाने बैठा तो कहने लगा सब्जी में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात पे मेरे मायके वाले को भला बुरा कहने लगा। मुझसे भी बर्दाश्त न हुआ, मैंने भी कह दिया कि वहाँ इतना घी रोज लाई खा जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं चलती। बस इतनी सी बात तो जालिम ने मुझे चप्पल फेंक के मारा। अगर मैं हाथ से ना रोकती तो मेरा सर फट जाता। अब जाओ जाके उससे पूछो कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच है झूठ। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। ठीक है, तुम इत्मीनान रखो, मैं सुबह में दादा से बात करूँगा। चलो। दादा, अब मेरा निवाह इस घर में ना होगा। बेटी की ये बात सुनकर वैली माधव सिंह घबरा गए। क्यों? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? इसलिए कि अब आपके घर में हठधर्मी का व्यवहार होता है। अरे मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा घर पर रहता नहीं, लेकिन ये मैं क्या सुनता हूँ कि मेरे पीछे औरतों पर लाते और भूसे और जूते और चप्पलों की बौछार होती है। दादा, कड़ी बात कोई कह जाए तो मैं जब्त कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझ पर लाते और जूते चलाए जाए और मैं चुप बैठूं। बेटा, तुम तो अक्लमंद हो। ऐसी औरतें घर में आग लगाती हैं। इतना मैं भी जानता हूँ दादा, आपकी दुआ से ऐसा अहमद नहीं हूँ, लेकिन ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं उस ऊपर वाले के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस पर लाते भूसे जूते चप्पलें चलाई जाए और मैं चुप रहूं। बेटा, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जो भी भूल चूक हुई है उसके कान मरोड़ो, मगर लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। उस औरत की वजह से जी नहीं, उसकी बेरहमी और बदसलूकी की वजह से। अब तो लड़के से गलती हो गई। मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता दादा। अगर आपको उससे ज्यादा प्यार है तो उसे रखिए, मुझे रुखसत कर दीजिए, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। और अगर मुझे आप यहाँ रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। भैया ने फैसला किया कि मैं अब इस घर में ना रहूंगा। वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। ललन, हेलो, कहीं न जा। आनंद ने तो
बहुत अच्छी औरत थी ना, क्या उसे अपने किए पर अफसोस ना हुआ? हुआ बहुत। उसके ख्याल में भी नहीं था कि ये मामला यहाँ तक बढ़ जाएगा। वो बेचारी अपने ही मनोमन में झुंझला रही थी अपने शौहर पे। सुनिए, क्या हुआ? लाला घर छोड़ के जा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? अंदर बुला लो उन्हें, रोक लो। मैं नहीं बुलाने का। पछताओगे, कहीं ऐसा ना हो सचमुच घर छोड़ के चले जाए। जहाँ जाना हो जाए, मैं नहीं बुलाने का। अभी भैया को मेरा सलाम कह देना। वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाला, मुझे जाने दो अभी। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखता है। मैं न जाने दूंगी। मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। लाला, तुम्हें मेरे सर की कसम, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जब मैं जान जाऊंगा कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में हरगिज़ न रहूंगा। लाला, मैं ईश्वर की कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारी दर्द तो मेरे दिल में जरा से भी बना ले। लाला, ए लाला, जब भाभी रुकने को कहती है तो रुक क्यों नहीं जाता रे? भैया, क्या अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपने फैसले खुद करेगा? अभी कभी मत कहना कि मेरा मुंह नहीं देखना चाहते।